हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नई टॉपिक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं और आज हम फिर से एक नई टॉपिक सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और आपके नीट एग्जाम में डायरेक्टली यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो उससे पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर का दूसरा पेज होगा और ध्यान से देखेंगे और पढ़ाने के बाद आप पूरे पेज को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारी पहली है बच्चों, पुनर्योगज डीएनए, यानी इसको इंग्लिश में रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आरडीएनए, स्मॉल आर डीएनए, ठीक है। कैसे लिखा होगा या आपसे ऐसे ही लिखकर पूछ लेगा आरडीएनए, आरडीएनए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें एक हैं और इसका डिफिनीशन पहले समझते हैं, किसको बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए। तो सिंपल सा है कि जब हम किसी डीएनए खंड में, कोई मान लेते हैं ये डीएनए खंड है, ठीक है, किसी डीएनए खंड में या किसी डीएनए में एक वांछित डीएनए का खंड जोड़ दें या वांछित जीन इसमें जोड़ दें। सपोज करिए हमने ये जीन इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, अटैच कर दिया इसमें, ठीक है। एक पहले से उपस्थित डीएनए खंड था, ठीक। इसको एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखेंगे। पुनर्योगज डीएनए किसको बोलेंगे? जैसे सपोज करिए कि ये एक डीएनए खंड है हमारा, मतलब एक डीएनए है, हमें इसमें एक डीएनए ऐड करना है। कौन सा डीएनए ऐड करना है? ये कोई जीन है जो हमें चाहिए, ठीक है, यही हमको इसमें ऐड करना है। ये हमारा वांछित डीएनए खंड हो गया और ये हमारा डीएनए, मेन डीएनए हो गया, ठीक है बच्चों। और इसमें हम कैसे इसको ऐड करेंगे और फिर क्या बोलेंगे, अब ध्यान से देखिए। ये हमारा मेन डीएनए है, ठीक, ये मेन डीएनए है और हमने इसी मेन डीएनए में ये वांछित डीएनए को ऐड कर दिया, ठीक है। इसी वांछित डीएनए को ऐड कर दिया, लो देखो ऐड हो गया, ओके, ये ऐड हो गया, ठीक। देखिए, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब हम किसी डीएनए खंड में एक नए डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं या वांछित डीएनए खंड को इंसर्ट करते हैं। इसी को जो नया डीएनए बनता है उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्योगज डीएनए यानी आरडीएनए बोला जाता है बच्चों। फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, डिफिनेशन बड़ा सिंपल है और एकदम आसान सा है। लोग इससे डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, बहुत आसान है। हमने बोला क्या कि पहले से कोई एक उपस्थित डीएनए है, ठीक है। सपोज करिए ये पहले से कोई उपस्थित डीएनए है, हमें इसमें एक नया डीएनए खंड यानी वांछित जीन ऐड करना है और वांछित जीन आपको पता है डीएनए पर ही होता है। तो इस पुराने डीएनए पर या हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए पर एक नया डीएनए हम ऐड करना चाहते हैं। सपोज करिए हमने इस पर इस तरीके से एक नया डीएनए का खंड क्या कर दिया, अटैच कर दिया। पहले क्या था बच्चों? पहले ये था, ये हमारा पुराना डीएनए था, ठीक है। फोकस करिएगा। अब इस डीएनए पर हमने एक नया डीएनए का खंड या एक वांछित जीन हमने इस पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, एक नया डीएनए खंड तैयार हो जाएगा। उसी को बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब हमने उसको क्या किया है, फिर से तोड़ मोड़ कर, मतलब काट पीट कर उसमें ऐड किया है। तो इसको काटने में और जोड़ने में कौन से एंजाइम मदद करेंगे? वो 2 एंजाइम होते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, वो कौन से एंजाइम होते हैं। और पूरे बायोटेक्नोलॉजी में मेनली अगर देखा जाए तो वो 2 एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी यानी पुनर्योगज डीएनए विधि या तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम डीएनए खंड पर, है ना, एक डीएनए पर एक वांछित जीन जोड़ देते हैं। जब वांछित जीन जोड़ते हैं तो जो नया डीएनए खंड तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए, ठीक। समझ गए बच्चों? जैसे हमने एक डीएनए लिया था, उसमें हमने इस वांछित डीएनए को ऐड कर दिया यहां पर, और जैसे ही ऐड किया इसी वाले डीएनए को बोला जाएगा बच्चों आरडीएनए, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? आरडीएनए बोला जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा है, ठीक। डिफिनीशन सिंपल सा है। तो इतनी सारी बातें आ गई यहां। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी भी यही बात कर रहा है कि आप बताइए कि सबसे पहला, या आपसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनाया गया था या किसने बनाया था, ठीक है, या किस जीव में बनाया गया था। तो सिंपल सा इसका आंसर भी है, एनसीईआरटी में दिया भी है और बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, तो हम बताते हैं।
सबसे पहला जो डीएनए बनाया गया था वो साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, टाइफीमोरियम पूरा नाम है, सॉरी, टाइफीमोरियम। साल्मोनेला टाइफीमोरियम के प्लाज्मिड में, किसके, इसके प्लाज्मिड में, के प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड में किसको जोड़ा गया था, ऐड किया गया था बच्चों, किसको, प्रतिजैविक प्रतिरोधी डीएनए खंड को, प्रतिजैविक प्रतिरोधी, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को क्या किया था, जीन को ऐड किया गया था, यानी जोड़ा गया था, ठीक है। और इस काम को करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, किस सन में किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी, 1972 में किया गया था। और किसने किया था आप सबको पता है, इनका नाम है स्टैनले कोहेन, ठीक है बच्चों, स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहेन। और एक और साइंटिस्ट है, कौन है, हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर, ठीक, ये दो वैज्ञानिक, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। इन दोनों साइंटिस्टों का काम क्या है, कैसे किया था, मतलब इन दोनों अलग अलग देश के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने कौन सी तकनीकी या किस विधि का या कुछ इन्होंने डिस्कवर किया था, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे बताते हैं, जिनमें हम कुछ का नाम लेना चाहेंगे, कुछ का क्या, जिसका याद है हमको, जिसमें अलका राय, आराधना यादव, प्रिया सरोज, सेजल सरोज, उसके बाद आरजू त्रिपाठी, आदर्श मिश्रा, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, सृष्टि यादव, ज्योति राय और खुशी राय, ठीक है, और भी रिया तिवारी। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग भी आंसर दिया करिए, है ना। बहुत लोगों को आता है और नहीं देते हैं, ये बात गलत है, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बोला क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि एक ऐसी तकनीकी जिसमें हम डीएनए खंड पर एक नया जीन ऐड करते हैं, तो जो नया डीएनए बन जाता है उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। अब ये जो पुनर्योगज डीएनए है, ये सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए कब बनाया गया था और किसमें बनाया गया था, तो सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए साल्मोनेला टाइफीमोरियम एक जीवाणु है, उसके प्लाज्मिड में किसको ऐड किया गया था बच्चों, इंपॉर्टेंट है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को ऐड किया गया था। किसमें, साल्मोनेला टाइफीमोरियम में के प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को ऐड किया गया था। और इस काम को करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। किस सन में, 1972 ईस्वी में इन्होंने इस काम को किया था। क्या क्या यूज किया था, काटने के लिए, है ना, काटने के लिए किसका यूज किया था, आणविक कैंची भी कहा जाता है इसको, मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे इसको। आणविक कैंची किसका नाम है, प्रतिजैविक किसका, प्रतिबंधन एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिबंधन एंजाइम, इसको आणविक कैंची कहते हैं या डीएनए की कैंची कहा जाता है, ठीक है, या डीएनए का चाकू भी कहा जाता है, या आणविक काचू नहीं, चाकू गलती हो गया, आणविक चाकू भी कहा जाता है। किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं, कट लगाते हैं, और कट लगा के उसमें हम नए डीएनए को ऐड करते हैं। और ऐड करने का प्रोसेस किस एंजाइम का होता है, लाइगेज का होता है, ठीक है, लाइगेज का होता है। तो ये दो एंजाइम की मदद से जो है नए एक डीएनए खंड को एक बड़े से डीएनए खंड या एक डीएनए खंड में ऐड किया जाता है, ठीक है, किसी जीन को डीएनए खंड में ऐड किया जाता है, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको कट किया जाता है, लाइगेज की हेल्प से इसको जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला आपको पता चल गया, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। आणविक कैंची किसको कहेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। डीएनए का गोद किसको कहा जाता है, लाइगेज को। सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया था तो किसमें, साल्मोनेला टाइफीमोरियम के प्लाज्मिड से। किसको जोड़ा गया था, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ा गया था। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन क्या होता है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो हम मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंस होते हैं, तो वही होता है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। अभी हम जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सबसे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और जिसको पता है वो कमेंट में आंसर दे सकता है, सिंपल सा है। किस सन में किया था, 1972 में। किस दो वैज्ञानिकों ने, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। आई थिंक बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे हुआ है, ठीक है। अब हम प्रोसेस समझ लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा बच्चों साल्मोनेला टाइफीमोरियम के अलावा भी एक क्वेश्चन और बनता है और इंपॉर्टेंट भी है, साल्मोनेला टाइफीमोरियम किसके जैसा है, साल्मोनेला टाइफीमोरियम,
हमने इसका नाम लिखा साल्मोनेला टाइफीमूरियम। किसके जैसा है? ई कोलाई के जैसा है, ठीक है, ई कोलाई के जैसा है, बराबर नहीं बोलेंगे, के जैसा है, ठीक है, के जैसा है, ठीक। कौन? साल्मोनेला टाइफीमूरियम ई कोलाई के जैसा है, या हम बोल सकते हैं कि ई कोलाई जो है वो साल्मोनेला टाइफीमूरियम के जैसा है। और आज के डेट में आप सबको पता है कि ई कोलाई का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में। तो ई कोलाई के अंदर भी ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को इंसर्ट कराया गया था और वो बहुत सारी प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेट करके, क्लोनिंग करके, अपनी संख्या बढ़ा के उस जीन को रेप्लिकेट की थी। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि साल्मोनेला टाइफीमूरियम के जैसा कौन सा और बैक्टीरिया है? तो ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई पूरा नाम है इसका, आप सबको पता होगा। तो सबसे पहले प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को ऐड किया गया था किसमें? साल्मोनेला टाइफीमूरियम में। फिर उसके बाद किसमें ऐड किया गया? तो ई कोलाई में। ये बैक्टीरिया हमारी आंत में, छोटी आंत में पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों, छोटी आंत में भी होती हैं और कुछ थोड़ी बहुत बड़ी आंत में भी मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम छोटी आंत मानते हैं हम लोग, ठीक है, वहां पर ये उपस्थित होती हैं बैक्टीरिया। ये समझ में आ गया होगा, पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या है? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया था, किसने किया था? साइंटिस्ट के नाम, एंजाइम के नेम। और उसके बाद साल्मोनेला टाइफीमूरियम के जैसा एक और बैक्टीरिया है ई कोलाई, और उसमें भी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को ऐड किया गया था। प्रतिजैविक का प्रतिरोधी जीन जो है ई कोलाई भी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाई और उस मतलब प्रतिजैविक के लिए रेजिस्टेंस हुई। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये काम जो है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो किसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और अब ये सारी चीजें आप लिखी हुई हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा दिखाएंगे कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, इसमें कुछ टफ वाली बात ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि हुआ क्या होगा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफीमूरियम, ये बैक्टीरिया है। और आप सबको पता है इस बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया उसका जीनोमिक डीएनए होता है और इसके जीनोमिक डीएनए के अलावा उसके पास प्लाज्मिड होता है, ठीक है, प्लाज्मिड होता है। अब ये प्लाज्मिड इस सेल से बाहर निकाला जाता है जिससे बैक्टीरिया नहीं मर सकती है, ठीक। हमने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ये प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड के अंदर हमें क्या करना है? मान लेते कोई हमारा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, सपोज करिए ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है जो डीएनए का एक खंड है, समझ लीजिए। अब इस प्लाज्मिड में हमें उसको ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले इसको काटना पड़ेगा। काटने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए खंड को एक स्पेसिफिक प्लेस से काट देगा और उसी प्लेस से हमारा जो जीन हम इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी उसी प्लेस से कटा होगा, लाके इसके पास यानी इस प्लाज्मिड में हम उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करेगा? कौन सा? लाइगेज, ठीक है, लाइगेज इसमें मदद करेगा। अब हमने इस प्लाज्मिड में इसको ऐड कर दिया। अब ये जो डीएनए बना है, ये जो डीएनए बना है, इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे? आरडीएनए बच्चों, ठीक है, आरडीएनए। आई थिंक आपको ये समझ में आया। आरडीएनए मतलब पहले से डीएनए खंड था, उसमें हम नया जीन ऐड कर दिए। आर मतलब क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हिंदी में पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब जैसे ही इसमें हम पुनर्योगज डीएनए, अब अपना डीएनए हमने ऐड कर दिया। ऐड करने का कारण, कोई तो कारण रहा होगा, है ना, हमारा फायदा है उसमें, या फिर बैक्टीरिया को सेफ्टी मिल रही है, तो हम बैक्टीरिया को क्यों सेफ करेंगे, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बैक्टीरिया की सेफ्टी की बात, ये प्रतिजैविक, ये ऐसा प्रयोग किया गया था सबसे पहले, ठीक है। जैसे हम यहां पर इंसुलिन का जीन भी तो डाल सकते हैं, और वो इंसुलिन, ह्यूमन का इंसुलिन जो हमारे डायबिटीज रोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा आज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस डीएनए खंड को हमने इसमें, इस प्लाज्मिड में ऐड कर दिया, और प्लाज्मिड में ऐड करने के बाद फिर से इस सेल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सपोज करिए ये हमारा साल्मोनेला टाइफी है, और हमने इस बार क्या किया है कि ये हमारा जीनोमिक डीएनए हो गया इसका, बैक्टीरिया का, और इसमें हमने किसको ऐड कर दिया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर दिया है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर दिया है, ठीक बच्चों। देखिए यहां पर इस वाले प्लेस पर आप सबको देखना पड़ेगा, इस वाले प्लेस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड हुआ है, ठीक, सिंपल सा है। अब देखिए
थोड़ा सा एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमने क्या किया, इसके जीन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है ना, इसके जीन को क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। तो ये पहले सिंपल साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया थी, अब हमने इसके प्लाज्मिड को निकाला, फिर से इसके अंदर एंटर किया तो कुछ इस तरीके की होगी, और इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, जीएमओ। ये ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा मतलब, एकदम सिंपल सा समझाते हैं। जीएमओ का मतलब क्या होता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता रूपांतरित जीव। मतलब किसी जीव के अंदर, जैसे हम हैं, हमारे शरीर के अंदर कोई कमी रही हो या कमी होगी, ऐसे सिचुएशन में हम अपने डीएनए में मॉडिफिकेशन करवा दें, अपने डीएनए में कुछ नया डीएनए खंड जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसमें ऐड करा दें। तो इस बार क्या हुआ, नेचुरली जो हम थे वो है नहीं, हमारे अंदर कोई नया डीएनए खंड ऐड हुआ है, तो हम क्या हो गए, जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, जैसे बहुत सारे आज गाय, कुछ भेड़ और उसके साथ प्लांट्स में जैसे बीटी फसल हो गया, इन सभी में हम जीन ऐड करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूरी प्रक्रिया, मतलब क्या होता है, कैसे होता है। तो एक ऐसा जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, एक ऐसा जीव जिनके डीएनए खंड में हमने क्या कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया है ना। एक ऐसा जीव जिसके डीएनए खंड में हम बदलाव कर दें, उस जीव को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवंशिकता रूपांतरित जीव। ठीक है, समझ गए। और इस जंतु को हम पारजीनी जंतु या पारजीनी जीव भी बोलते हैं। सिंपल सा मतलब है। आगे हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं बच्चों। ठीक, अब आते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी अपने सामने ओपन कर लीजिए। देखिए एक पेज नंबर आइए 214 पे, ठीक है, 214 पे, और यहां पर एक 3 पॉइंट दिया गया है, हम उसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए अपने एनसीईआरटी बुक में। पहले तो उसमें लिखा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आनुवंशिक अगर किसी जीव को हमें रूपांतरित करना हो तो उसके कितने चरण हो सकते हैं, तो 3 है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, यानी कि जो हमें जीन चाहिए पहले तो उस डीएनए खंड को हम पहचान लें। ठीक है, जैसे कोई डीएनए खंड है और उसमें हमारा जीन है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम जिस जीन को चाह रहे हैं पहले तो उस डीएनए खंड को पहचान ले। पहला पॉइंट है कि वांछित जीन युक्त डीएनए खंड को पहचानना। सपोज जैसे पहला पॉइंट ये बता रहा है कि एक डीएनए खंड है, ये डीएनए खंड है, और इस डीएनए खंड पर एक प्लेस है, कौन सा प्लेस है, जहां पर हमारा वांछित जीन है जो हमें दूसरे एनिमल्स में या दूसरे प्लांट्स में ऐड करना है। तो इस वाले डीएनए खंड को पहचानना, पहले तो हम डीएनए खंड को पहचान ले। दूसरा पॉइंट है कि चिन्हित डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित करना। अब जैसे हमें ये जीन हमें मिल गया है, अब इस जीन को हमें दूसरे पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, परपोषी के अंदर, होस्ट के बॉडी में, यानी बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल्स में क्या करना है, इस जीन को हमें क्या करना है, होस्ट के बॉडी में ऐड करना है। ठीक है, होस्ट के डीएनए में, ठीक है, होस्ट के किसमें, डीएनए में ऐड करना पड़ेगा, होस्ट के डीएनए में ऐड करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना और उसकी संतति में स्थानांतरित करना, यानी कि अब हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस होस्ट के बॉडी में अपने डीएनए को हमने ऐड किया है वह होस्ट सही तरीके से जीवित रहे और हमारे डीएनए को क्या करे, रेप्लिकेट करे। बच्चों, रेप्लिकेट मतलब जिसलिए हम डाले हैं उस जीन को वो बार बार अपनी संततियों में ट्रांसफर करे। तो ये 3 चीजें हो हमें मेनली आनुवंशिक रूपांतरित, मतलब अगर किसी के जीन को या डीएनए को चेंज करना हो तो हमें ये 3 फैक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो वो कि डीएनए, पहले तो वांछित जीन वाले डीएनए को पहचान ले, अब उस जीन को होस्ट के डीएनए में हमें, यानी जिसमें ट्रांसफर करना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, होस्ट के डीएनए में ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहले पहचान लिए, दूसरे में क्या करना है, किसी परपोषी, होस्ट मतलब परपोषी के डीएनए में ऐड करेंगे। जैसे यहां पर क्या हुआ कि हम डीएनए खंड को पहचान लिए, देखिए ध्यान से, हमने डीएनए खंड को पहचाना, ठीक, वांछित जीन को। अब हम परपोषी, कौन परपोषी था, साल्मोनेला टाइफिमोरियम, वो परपोषी था, उसके प्लाज्मिड को हमने निकाला, उसको ऐड किया, फिर से उसके बॉडी में क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, तो होस्ट के डीएनए में ऐड कर दिया हमने, और ऐड करने के बाद हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये होस्ट रेप्लिकेट करके बहुत सारी मल्टीपल कॉपी तैयार करे, क्योंकि आप सबको पता है क्लोनिंग, कुछ
स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे सर क्लोनिंग किसे कहते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने डीएनए को किसी के बॉडी में एंटर करा देते हैं तो बार बार क्या करता है कि उस सेल का डिवीजन होता है। भाई एक बैक्टीरिया डिवाइड करेगी तो दो बनेगा ना, एक बैक्टीरिया से दो। अब ये दोनों बैक्टीरिया डिवाइड करेगी आगे चल के तो दो से कितनी बैक्टीरिया बनेगी, 4 बैक्टीरिया बनेगी। सबको पता है, सिंपल सा है ना। लैंगिक जनन होगा तो इसमें क्या होगा, 4 बैक्टीरिया बनेगी। तो जो हम इसमें जीन डाले थे वो जीन इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। इस तरीके से हमारा जो जीन है वो बार बार क्या हो रहा है, हर बैक्टीरिया में जा रहा है। एक समय बाद करोड़ों बैक्टीरिया में जिस जीन को हमने ऐड किया था वो चला जाएगा। इसी को क्या किया जा रहा है, क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब कि लगातार वो कॉपी बन बन के सारी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता चला जा रहा है। तो आई थिंक बच्चों ये समझ में बात आ गई होगी और पुनर्योगज डीएनए समझ में आ गया होगा, जीएमओ समझ में आ गया होगा और एनसीईआरटी का जो कुछ पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टर किसे कहते हैं, वाहक किसे कहते हैं। तो बच्चों वाहक किसे कहेंगे, याद रखिएगा प्लाज्मिड को। ठीक है, प्लाज्मिड को ही क्या कहा जाता है, वाहक यानी वेक्टर कहा जाता है। इंग्लिश में वेक्टर और हिंदी में वाहक कहते हैं। वाहक क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि हम जैसे मच्छर जो होता है वो जब मलेरिया किसी व्यक्ति को काटा, मलेरिया हो गया, उसके लिए वो क्या काम करता है, वो प्लाज्मोडियम को लेकर आता है। ठीक है, वाहक का काम करता है। डेंगू वायरस, डेंगू जो होता है वायरस से होता है, तो वायरस होता है लेकिन मच्छर काटने से होता है। तो मच्छर उसमें क्या है, वाहक है। वो उस विषाणु को, उस वायरस को हमारे पास लेकर आया है। तो उसी प्रकार से प्लाज्मिड जो होता है वाहक होता है। तो प्लाज्मिड जैसे यहां पर देखिए, प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना डीएनए ऐड किया और ऐड करके हम बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं। तो हमारे डीएनए को ले जाने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मिड कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, वाहक यानी वाहक वर्ड का यूज करते हैं। संवाहक भी कहा जाता है इसको, संवाहक। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं जैसे वाहक किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है, और जीएमओ किसको कहते हैं आगे। हालांकि जीएमओ के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अभी चिंता मत करिए। आरडीएनए किसे कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, और सबसे पहला आरडीएनए कौन था, किसने किया था, कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं। ये आज की टॉपिक थी। और कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेहनत से पढ़ते रहिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्लीज आप मेहनत से पढ़ते रहिए और एक अच्छे नंबर, मतलब बहुत अच्छे नंबर से पास होइए आप सभी लोग। ये मेरी आपके साथ क्या है, वरदान। चलिए तो मिलेंगे फिर से एक नई क्लास में और फिर से एक नई टॉपिक के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी आगे की, और एकदम मिस मत करिएगा क्लास को। बताइए अपने दोस्तों को भी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। लाइक करेंगे तो कम से कम उन सभी नीडी स्टूडेंट के पास पहुंचेगा ये वीडियो जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर पता है कि कोई मेरा दोस्त पढ़ रहा है उसको जरूरत है इस चीज़ की तो शेयर भी करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको टाइम से कि क्लास कब चल रही है। तो हम सोच रहे हैं कि जो क्लास की टाइमिंग है बच्चों वो चेंज कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेट का इश्यू नहीं चलता है, तो सोच रहे हैं 6 बजे कर दें। तो आप जरूर टाइम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने बजे टाइमिंग करनी चाहिए हमको। हालांकि ये वीडियो ऑलरेडी आज देख रहे होंगे आप लोग 6 बजे ही। तो मिलेंगे फिर से नई क्लास में। कमेंट में जरूर बताइएगा टाइमिंग सर ये रख दीजिए बेटर होगा, तो ठीक है वही रखेंगे जिस पर ज़्यादा पोल आएगा, या फिर कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन हम दे देते हैं तो उसमें हो जाएगा। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।